तो स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे बचपन के दिन, रचना जो कि महादेवी वर्मा की है। यह रचना मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस में इकाई 17 में लगी हुई है। रचना को पढ़ने से पहले लेखक परिचय जान लेते हैं। इस रचना की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा हुई प्रयाग में। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किए। महादेवी वर्मा ने जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किए। 1987 में उनका देहांत हो गया, मतलब 1987 में उनका निधन हो गया। तो जन्म हुआ 1907 में और निधन हुआ 1987 में। महादेवी वर्मा जी छायावाद की प्रमुख कवयित्री रही हैं। छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ हैं, पंत प्रसाद, निराला, वर्मा, उनमें से एक महादेवी वर्मा जी हैं। इन्हें छायावाद की दुर्गा के रूप में जाना जाता है। छायावाद की दुर्गा, जैसे जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनकी रचना, इनमें से बहुत ही मतलब पूछी ही जाती हैं मोस्ट। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा इनके काव्य संग्रह हैं। एक बार और रिवाइज करें कि निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। यामा पर तो जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। कविता के साथ साथ इन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी, जिनमें इनके रेखा चित्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए तथा संस्मरण, क्योंकि रेखा चित्र और संस्मरण में ज़्यादा अंतर नहीं रहता। तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियाँ, 4 जो रेखा चित्र और संस्मरण इनके बहुत ही प्रसिद्ध हुए। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और श्रृंखला की कड़ियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही। 4 इनके काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा और ये रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी। ज्ञानपीठ जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, वो भी मिला है। और इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। मतलब पद्म भूषण जो भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, 4 पुरस्कार हैं, जिसमें सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। जो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो उनको दिया गया, पद्म भूषण। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आज़ादी के आंदोलन की प्रेरणा है, तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी वर्मा जी को है। उनके संस्मरण और रेखा चित्रों में शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा का जो है प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। तो उनके रेखा चित्रों में जो शोषित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, इनका तो वर्णन, उनके प्रति तो उनकी सहानुभूति है ही, साथ में पशु पक्षियों के प्रति भी उनकी सहानुभूति है। तो अब जीवन परिचय हो गया लेखक का। अब रचना के बारे में। मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा ने अपने बचपन के उन दिनों की स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थीं। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठनी और छात्रावास के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंग, इन सभी का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। सजीव मतलब जिसको देखकर आपको लगे कि हम सामने ही हो रहा है। आइए अब कविता जो है रचना को पढ़ते हैं। मेरे बचपन के दिन।
बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, मतलब उनके परिवार में जो है महादेवी वर्मा की कई पीढ़ियों से लड़की नहीं हो रही थी। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की नहीं हुई थी। कितने वर्ष तक? 200 वर्ष तक कोई भी उनके परिवार में जो है लड़की पैदा नहीं हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जितने होंगे उन पर सभी पर मोस्ट लगाया जाएगा, तो आप उनको अलग से नोट कर सकते हैं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे, मतलब मार देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, परंतु हमारी कुल देवी दुर्गा थी, तो उनकी कुल देवी क्या थी? दुर्गा। महादेवी वर्मा जी के परिवार की कुल देवी दुर्गा थी। जब उन्होंने बहुत पूजा की, कुल देवी की पूजा की, तो मैं उत्पन्न हुई, तो मेरी बहुत खातिर हुई, मतलब बहुत स्वागत हुआ। मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे जब उनका जन्म हुआ था तो लड़कियों की स्थिति ठीक नहीं थी। लेकिन चूंकि इनके परिवार में 200 वर्षों के बाद कोई लड़की का जन्म हुआ था, तो इनका बहुत लाड़ प्यार था और इन्हें वो सह नहीं सहना पड़ता था, वो सभी जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, तो जो उनके बाबा थे दादाजी वो जानते थे फारसी और उर्दू। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण ही नहीं था। मतलब परिवार में जो बाबा थे वो फारसी उर्दू जानते थे और पिता अंग्रेजी जानते थे। परिवार में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे हिंदी साथ लाई। तो हिंदी साथ में कौन लाया? उनकी माता जी लाई उन हिंदी साथ में, क्योंकि उनके दादाजी तो फारसी वगैरह जानते थे और पिताजी अंग्रेजी में पढ़े थे, तो हिंदी का कोई माहौल नहीं था परिवार में। लेकिन जब उनकी माता जी आई जबलपुर से, तब वो साथ में हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थीं। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो सबसे पहले उन्होंने उनको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी मैंने पढ़ा और संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। दूसरे दिन जो है जब मौलवी साहब उर्दू पढ़ाने के लिए आए तो महादेवी वर्मा कहाँ जाके छुप गई? चारपाई के नीचे। तब पंडित जी आए और संस्कृत पढ़ाने लगे। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। उनकी माता जी को गीता में बहुत विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। उसके बाद उन्होंने मिशन स्कूल में उन्हें रख दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, मतलब मिशन स्कूल में गई तो वहाँ पर उनका मन नहीं लगा, क्योंकि वहाँ वगैरह वातावरण अलग ही था और प्रार्थना भी अलग थी। वहाँ जाना मैंने बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब मुझको क्रॉस्थबेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा गया। उसके बाद मिशन स्कूल के बाद उन्हें कहाँ भेजा गया? क्रॉस्थबेट गर्ल्स कॉलेज, जहाँ मैं 5वें दर्जे में, 5 में मतलब उनकी कक्षा 5 में जो है नाम लिखाया गया। क्रॉस्थबेट गर्ल्स कॉलेज में उनका नाम कौन सी कक्षा में लिखाया गया? तो 5वीं कक्षा में लिखाया गया। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थीं और हम लोगों का एक ही मेस था। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता। मेस मतलब जहाँ खाना बनता है। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में 4-4 छात्राएं रहती थीं, तो एक कमरा में 4 छात्राएं रहती थीं। इस कहानी से बिल्कुल जो है प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। उनकी पहली साथिन थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो कि राष्ट्रीय कवयित्री हैं। तो पूछा जाएगा कि महादेवी वर्मा की जो क्रॉस्थबेट कॉलेज था उसमें पहली साथिन कौन थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि हिंदी की राष्ट्रीय कवयित्री हैं। वे 7वें दर्जे में मुझे मिली थी और वो मुझसे 2 साल सीनियर थी।
तो जे महादेवी वर्मा जी 5वें दर्जे में पहुंची थी और सुभद्रा कुमारी चौहान थी उस टाइम पर 7वें दर्जे में, मतलब 2 क्लास आगे थी वो। वे कविताएं लिखा करती थी, मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जी कविताएं लिखती थी। मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी, बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले, जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी खड़ी बोली में लिखती हैं। तो सुभद्रा कुमारी कौन सी बोली में लिखती थी? खड़ी बोली में। और महादेवी वर्मा थोड़ा थोड़ा ब्रजभाषा में लिखती थी, लेकिन महादेवी वर्मा को उन्होंने देखा कि यह खड़ी बोली में लिखती हैं। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थीं, प्रतिष्ठित हो चुकी थीं, उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब से किसी अपराधी की भांति वो अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। मतलब उन सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने पूछा महादेवी जी से कि तुम कविता लिखती हो, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने जब डेस्क की तलाशी ली तो किताबों में उनका लिखा बहुत सारा उनको मिल गया। तो उन्होंने एक हाथ में वो लिखी हुई जो है पेज पकड़े और एक हाथ से पकड़ा महादेवी जी को और पूरे हॉस्टल में घुमाया और सभी को बताया कि ये कविताएं लिखती हैं। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। इसके बाद उन दोनों की मित्रता हो गई। क्रॉस वेस्ट कॉलेज में पेड़ की डाल के नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे और जब लड़कियां खेलती थीं तो एक जो पेड़ था वहाँ पर क्रॉस वेस्ट कॉलेज में उसकी भी डाल थी नीची, तो जाकर जो उस पर बैठ जाती थी। और जिस टाइम पर लड़कियां खेलती थीं तो हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, तो उस टाइम पर जो पत्रिका निकलती थी उसका नाम था स्त्री दर्पण। उसी में भेज देते थे जो तुकबंदियाँ लिखती थी, तो जो स्त्री दर्पण नामक पत्रिका है तो उसमें जाकर के छपने के लिए भेज देती थी और अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ पर कवि सम्मेलन होने लगे, हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैंने सन 1917 में यहाँ आई थी मैं। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया। तो कौन सा भवन? आनंद भवन स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र बन गया। मोस्ट फैक्ट, जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉस वेस्ट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थीं। हम कविता सुनाते थे और कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी कभी श्रीधर पाठक। तो उस टाइम पर जब ये लोग पढ़ रही थी और कविता के लिए मंच पर जाती थी तो जो कविता का मंच होता था उसकी अध्यक्षता करते थे हरिओद। और जिस दिन हरिओद ना हुए तो कभी कभी श्रीधर पाठक भी अध्यक्षता किया करते थे। कभी रत्नाकर जी होते थे, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, कभी कोई होता। कब हमारा नाम पुकारा जाए इसी बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। जब कविता होती थी तो महादेवी जी को प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, तो उन्हें लगभग 100 के लगभग पदक मिल चुके थे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझको एक चांदी का कटोरा मिला था। तो जो एक कविता इन्होंने सुनाई थी तो वहाँ पर उन्हें चांदी का कटोरा मिला, बहुत ही अच्छा, बड़ा नक्काशीदार था, सुंदर था। उस दिन सुभद्रा कुमारी जी नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो जो चांदी का कटोरा उन्हें मिला था
उन्होंने सुभद्रा जी को दिखाया कि मुझे एक कविता के लिए यह कटोरा मिला है चांदी का। तो उन्होंने सुभद्रा जी ने कहा कि तुम एक दिन खीर बनाओ और इसी कटोरे में मुझे खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। बापू मतलब महात्मा गांधी जी उसी बीच में, मतलब उसी दौरान आए आनंद भवन। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो रुपए अपने देश के लिए बचाते थे। तो उस टाइम पर ये लोग अपने, क्योंकि स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, भारत गुलाम था, तो ये लोग अपने जो खर्चा होता था उसी में से एक एक दो दो आने बचाते थे और देश के लिए जो गांधी जी आते थे या कोई भी क्रांतिकारी तो उनको देते थे। तो जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। तो एक एक दो दो आने बचा करके बापू जी को दे देते थे। उस दिन बापू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे अच्छा है, दिखा तो मुझको। बापूजी ने कहा महात्मा गांधी जी ने कि दिखाओ मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले तू देती है इसे। मतलब जो कटोरा उन्होंने दिखाया तो बापूजी ने कहा यह कटोरा मुझे दे देगी क्या महादेवी जी से। अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा और दिखाओ जाने, और जाओ दिखाने। फिर बोली देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे चांदी की कटोरी में खिलाओ, चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल की कटोरी में। फिर भी मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि पुरस्कार से मिला कटोरा मैंने बापू को दे दिया। मतलब जब पुरस्कार का जो कटोरा था जब गांधी जी ले गए तो उन्हें बाद में मन में प्रसन्नता हो रही की थी कि जो कविता सुनाने पर मुझे पुरस्कार मिला वह पुरस्कार मैंने बापू को, महात्मा गांधी जी को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जैबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। क्योंकि सुभद्रा जी उनसे 2 साल बड़ी थी, आगे थी, तो वो छात्रावास छोड़कर फिर चली गई, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई। तो उसके बाद दूसरी लड़की आई मराठी, जिसका नाम था जैबुन्निसा, जो उनके कमरे में साथ आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। तो जैबुन्निसा जो है कोल्हापुर से आई थी। जैबुन मेरा बहुत सारा काम कर देती। वह मेरी डेस्क साफ कर देती, किताबें ठीक से रख देती और इस तरह मुझे कविता करने के लिए कुछ अवकाश मिल जाता। जैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहाँ एक उस्तानी जी थी जिनका नाम था जीनत बेगम। तो उस्तानी का नाम क्या था? जीनत बेगम। जैबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों का मिलाकर कुछ कहती थी तो उस्तानी जी उसे टोके बिना नाराज आता था। वाह, देसी कौआ मराठी बोले। तो उस्तानी का कथन है कि जे देसी कौआ मराठी बोले, यह उस्तानी का कथन है। जैबुन कहती थी नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जैबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा कि मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं आपस में अवधी में बोलती थीं, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थीं। कोई अंतर नहीं था आता था। और हम हिंदी पढ़ते थे और उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। मतलब वहाँ पर हिंदी भी पढ़ाई जाती थी, उर्दू भी, लेकिन जब आपस में अपनी बातचीत करते थे तो वो अपनी ही भाषा में। यदि बुंदेली लड़कियाँ होंगी तो बुंदेली में करेंगी, मराठी होंगी तो मराठी में करेंगी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और संस्कार भी था जब हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे।
उनकी नवाबी छिन गई थी। बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो, तो जो नवाब की बेगम थी वो कहती थी हमको ताई कहा करो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। तो जो ताई साहिबा हो गई बेगम जी, उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे और हम उनको कहते थे ताई साहिबा। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते, मतलब बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण था। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए भी कहती थी। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में कपड़े बनते थे तो हमारे लिए भी बनते थे। फिर हमारा एक छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। कपड़े वपड़े लेकर आईं। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थीं। कहने लगी दुल्हन जिनके ताई चच्ची नहीं होते वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो चच्ची जान ने उसका नाम, जो महादेवी जी का छोटा भाई हुआ, उसका क्या रखा नाम? मनमोहन। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। तो जो मनमोहन वर्मा थे वो आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के क्या बने? वाइस चांसलर बने। और गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी रहे कुछ दिन। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया, तो उनको छोटे भाई को नाम दिया था मनमोहन। तो मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिन रहे। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी और उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने ही घर में भी अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह एक सपना था और वह सपना खो गया। शायद वह सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। और यही कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो जो सौहार्दपूर्ण वातावरण था उसको महादेवी जी कहती हैं कि उस टाइम पर जो वातावरण था वह शायद सपना था, और वह यदि सपना सत्य हो जाता तो भारत की स्थिति आज कुछ और होती। तो इससे कहानी में महादेवी वर्मा जी के बचपन के उन्होंने अपने दिनों की चर्चा की है। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, तो इस रचना को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे बहुत मुश्त रचना है, इससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।